बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आई एम प्रोफेसर नवीद इस्लाम डोगर और आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का, पाकिस्तान स्टडीज़ का, पाकिस्तान अफेयर्स का, पार्टीशन ऑफ बंगाल। मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि ये जो टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ग्रेजुएशन लेवल पे पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर दे रहे हो, आप CSS का पेपर दे रहे हो, PMS का पेपर दे रहे हो या कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अक्सर ये इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आज उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो है वो बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो है वो मेरी जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड हो तो वो आपको डेफिनेटली उसके बारे में पता चल जाए। तो हम स्टार्ट कर देते हैं जनाब शुरू से कि व्हाट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, सब कुछ क्या था। तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन में अगर हम जाएं तो देखिए जी, बंगाल वाज अ बिग प्रोविंस, बहुत बड़ा एक प्रोविंस था। उसका जो एरिया था वो 1,89,000 स्क्वायर माइल्स के इक्वल था और वहाँ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी तकरीबन 78 मिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन थी। इन एडिशन टू इट तकरीबन वहाँ से 7.5 मिलियन पाउंड्स का रेवेन्यू जनरेट होता था और उस पूरे प्रोविंस को एक गवर्नर जनरल जो था वो उसको मैनेज कर रहा था। तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो 1899 में वाइसराय बने। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि इस प्रोविंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उसको मैनेज करना ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, हरकुलियन टास्क बनता जा रहा था। तो उन्होंने एक प्रपोज़ल बना के उस प्रपोज़ल को जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर वो प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट हुआ और 16 अक्टूबर 1905 में जो बंगाल है इसकी पार्टीशन हो गई। इसको हम पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं, राइट। अच्छा, अब ये बंगाल की जो पार्टीशन थी, अब चूंकि वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ रह रही थी, हिंदूज़ और मुस्लिम्स। अब हम ज़रा देखेंगे कि हिंदूज़ का क्या रिएक्शन था और मुसलमानों का उस पर क्या रिएक्शन था। तो पहले हम मुसलमानों के रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए, मुसलमानों के लिए तो ये एक ब्लेसिंग थी। मुसलमानों ने इसको बड़ा ही मतलब होल हार्टेडली और बड़ी खुशी के साथ वार्म वेलकम किया इस पार्टीशन को। उसकी दो तीन रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये थी कि जो ईस्टर्न बंगाल था उसकी टोटल पॉपुलेशन 31 मिलियन थी। 31 मिलियन में से 18 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स थे। तो इस डिसीजन ने मुसलमानों को ओवरनाइट मिनॉरिटी से मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। एक तो उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात थी। दूसरा, उनके लिए एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उनको अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिक फ्लरिशमेंट के लिए उनको चांस मिल रहा था कि वहाँ पे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर सकेंगे और जो हिंदू डोमिनेंस है उससे उनको इमेंसिपेशन मिल सकेगी। तो आप ये कह लें कि ये इकोनॉमिकली भी उनके लिए बड़ा फिजिबल था, सूटेबल था। तो उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज से वेलकम किया, एक्सेप्ट किया। तो मुसलमानों के लिए तो एक बहुत ही एक ये ज़बरदस्त चीज़ थी, एक फ़ायदेमंद ये डिसीजन था। लेकिन जब हम हिंदूज़ की कम्युनिटी की बात करते हैं, हिंदूज़ की बात करते हैं सॉरी, तो हिंदूज़ में सबसे पहले अगर हिंदुओं का रिएक्शन देखें तो उन्होंने तो इस पार्टीशन को डिक्लेयर किया कि इट वाज द वीवी सेक्शन ऑफ मदर काउ, यानी उन्होंने इसको कंसिडर किया कि ये गांव माता को तकसीम कर दिया गया है। यानी उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा इसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा रिजेंटमेंट शो की, बहुत ज़्यादा नाराज़गी शो की। अब मुख्तलिफ जो उनके सेक्शंस थे सोसाइटी के, उन्होंने इस डिसीजन को अपोज किया। हम जर्नलिस्ट की बात कर लेते हैं। जो हिंदू जर्नलिस्ट थे बुनियादी तौर के ऊपर, उन्होंने इसको अपोज इसलिए किया क्योंकि उनके ख्याल में जब ये डिवीज़न हुआ तो ईस्टर्न बंगाल के अंदर, ढाका के अंदर मुसलमानों की जो जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ है उसमें इजाफा होगा और मुसलमान अपना व्यू पॉइंट प्रोपेगेट कर सकेंगे, जो कि कंबाइंड बंगाल में मुसलमान नहीं कर पा रहे थे। तो ये उनके लिए डेफिनेटली एक ख़तरनाक बात थी और जो है उनके लिए मुश्किल था कि ये इसको एब्जॉर्ब कर सकें।
देन फिर अगर हम देखते हैं हिंदू लॉयर्स के लिए, ये हिंदू लॉयर्स के लिए भी जो है उनके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि वो दे डोंट नीड के मुसलमान जो लॉयर्स हैं वो अपनी अलहदा से प्रैक्टिस जो है उसको स्टार्ट कर सकें, जो लॉ रिलेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको फ्लरिश कर सकें। तो उन्होंने भी इसको अपोज़ किया। जो हिंदू ट्रेडर्स थे उन्होंने भी इसको जो है अपोज़ किया, क्योंकि हिंदू ट्रेडर्स और कैपिटलिस्ट जो थे और लैंडलॉर्ड्स थे, दे वर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी इन द कंबाइंड बंगाल। तो दैट वाज डिफ़िकल्ट फॉर देम आफ्टर द डिवीजन दैट दे कुड कंटिन्यू द सेम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। So they also opposed the partition of Bengal. तो तकरीबन हर कम्युनिटी जो है उसने बंगाल की जो पार्टीशन है उसको अपोज किया। ये जो ईस्टर्न बंगाल था उसमें जो मुख्तलिफ बनाए गए थे उसको डिवाइड किया गया था। उस डिवीज़न के अंदर ढाका जो था उसको कैपिटल बनाया गया था, आसाम था, रंगपुर था, बोगरा था, मेमन सिंह था। ये एरियाज जो थे वो बड़े इसकी डिवीज़न की गई इस प्रोविंस को इन एरियाज़ के अंदर। तो ये बुनियादी तौर पे इसकी एक, और ये टोटल जो किया गया था ये सारा कुछ जो था दैट वाज ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की वजह से था, इसमें कोई ये नहीं था कि किसी एक कम्युनिटी को फ़ायदा देना है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुसलमान कम्युनिटी को इसका फ़ायदा हुआ। अब जब हिंदूज़ जो थे उन्होंने इसको अपोज़ किया तो फिर हिंदुओं ने बाकायदा तौर पे एक एजिटेशन स्टार्ट किया। बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ, ये दो इंडियन स्टूडेंट्स थे, हिंदू स्टूडेंट्स थे सॉरी, उन्होंने एक एजिटेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एजिटेशन जो है उन्होंने इसको स्टार्ट किया। इसी दौरान हिंदुओं ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको हम स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, जो कि 1908 में स्टार्ट की गई। स्वदेशी मूवमेंट में सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं ने ये किया कि उन्होंने ब्रिटिश जो गुड्स थी उनका बाइकआउट किया। और ब्रिटिश में सबसे पहले तो जो वहाँ से कपड़ा आता था, क्लॉथ आता था, बड़ा अच्छा था, उसका उन्होंने बाइकआउट किया। उसके बाद उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किया, उन्होंने रोड्स ब्लॉक करना शुरू कर दिए। गवर्नर जनरल जो है वो रेलवे ट्रैक के थ्रू ट्रैवल कर रहा था, उसको जो है वो मर्डर करने की कोशिश की। दो ख़वातीन जो हैं उनको आग लगा दी गई। इसी तरह उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वायलेंट किस्म का एजिटेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। और बेसिकली दे वांटेड टू ब्लैकमेल दी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ मैनचेस्टर, और वो चाह रहे थे कि हम इकोनॉमिकली भी बैन करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, किसी तरह वो इस डिसीजन को रिवर्स करे। तो डेफिनेटली फिर यही हुआ कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर लॉर्ड मॉर्ले जो है उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम रिवर्स कर दें, और अल्टीमेटली ये 12 दिसंबर 1911 को ये डिसीजन जो है वो रिवर्स हो गया, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये चीज़ याद रखें, डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान एक बहुत बड़े अच्छे हिस्टोरियन हैं और उनकी किताब है टूवर्ड्स पाकिस्तान। उसके अंदर उन्होंने इसी एनलमेंट के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट लिखी है कि द सेटल्ड फैक्ट वाज अनसेटल्ड बाय द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि जो फैक्ट सेटल्ड फैक्ट था, यानी कि जो रियलिटी थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था जिसको रिजॉल्व किया गया था, वो एजिटेशन की वजह से, हिंदुओं की एजिटेशन की वजह से उसको रिवर्स कर दिया गया, तो उसको अनसेटल कर दिया गया। बहरहाल तो ये एक बहुत ही ग्रूसम किस्म का एक इफ़ेक्ट जो है वो देखने में आया। अब ये हो गया सब कुछ। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी अगर कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात करें तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें मैं जनरलाइज कुछ बात करता हूँ। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस में अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये हुआ जनाब के हिंदुओं और मुसलमानों के रिलेशनशिप्स जो थे वो मज़ीद स्ट्रेंड हो गए, ख़राब हो गए। डेफिनेटली मुसलमानों को ये पता चल गया कि हिंदूज़ जो हैं वो मुसलमानों की को कोई फ़ायदा या कोई उनको बेनिफिट जो है उसको टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, और ना ही कर पाएंगे, और ना ही कर रहे हैं। तो उनका आपस में रिलेशनशिप ख़राब हुआ। दूसरा, मुस्लिम्स का ब्रिटिश के साथ रिलेशनशिप जो है वो भी स्ट्रेंड हुआ। तीसरा, इसमें ये फ़ायदा हुआ कि इन बिटवीन जब ये इवेंट हो रहा था सारा,
तो इन बिटवीन मुसलमानों को कुछ अपना लिटरेसी रेट बढ़ाने का मौका मिला। तो मुसलमानों का लिटरेसी रेट इस टाइम पीरियड के अंदर 35% हो गया, जो कि एक अच्छा लिटरेसी रेट था एट दैट टाइम। अच्छा, उसके बाद जनाब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों को कंसोल करने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी बनाई। ढाका यूनिवर्सिटी से भी मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि मुसलमानों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आना शुरू हो गई, वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आना शुरू हो गई, और दे केम टू नो दैट द हिंदूज वर नॉट सिंसियर फॉर द मुस्लिम्स, राइट। सो इसमें फिर आगे जाके इस तरह की कुछ चेंजेस आती हैं, ये एक बेस बनती है जिससे फिर मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो अमल में आता है। और फिर लेटर ऑन 1913 में कायद आज़म ने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, ठीक है। और उन्होंने फिर अपनी एक स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट की। वो हम अगर हिस्ट्री में आगे पूरे इवेंट्स देखेंगे तो हम इन चीज़ों को जानेंगे, फिर किस तरह से चेंजेस वगैरह आती नहीं, और उसकी वजह से फिर मुसलमानों ने स्ट्रगल स्टार्ट की। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल एक लर्निंग एक लेसन था, ये कह लें, मुसलमानों के लिए। और मुसलमानों को कम अज़ कम उसका ये ज़रूर फ़ायदा हुआ कि उनके अंदर एक अवेयरनेस आ गई और पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई, और अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को कंपोज करना शुरू कर दिया। सो ये है जनाब पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके फैक्ट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मतलब जो है वो हमारी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इन चीज़ों को हमें जो है ना वो गौर से समझना चाहिए और देखना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोग जो है इसके नोट्स वगैरह आपको रिक्वायर्ड हैं, देन यू कैन कांटेक्ट विद मी। डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो आपको इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।